वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल अकेडमी। आज बेटा हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स जो है इकोनॉमिक्स के अंदर वो एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इजी और अंडरस्टैंडेबल बना देता है पूरे के पूरे डेटा को। आपको पता है कि हम लोग जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज मोस्टली ऑल अबाउट डेटा 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 एंड देन स्टार्टिंग द डेटा, और उस डेटा से आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग की पॉलिसीज बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जब बात आती है कि उस डेटा को आपको कितना अच्छे से समझना है, उस डेटा की अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्लैरिटी और उसको आप जैसे प्रेजेंट करने का एक अट्रैक्टिव तरीका होता है कि देखते ही इंसान को समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है, वो पूरा जो एक तरीका है वो ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर शो करते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा इसी के आसपास चलता है कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की जरूरत क्या है और वो किस तरह से बनते हैं, और जनरली हमारे पास कितने कितने टाइप्स के ग्राफ्स और डायग्राम्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, सबसे पहले तो याद है कि हमको ग्राफ्स की जरूरत क्या पड़ती है। ग्राफ्स और डायग्राम्स होते क्या हैं हमको पता है। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायग्राम्स को बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। मुझे स्टैटिस्टिक्स के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे समझने की जरूरत नहीं होती। मैं तुरंत डायग्राम बना भी सकती हूँ, खुद से भी बना सकती हूँ, और मैं एक डायग्रामेटिक वे के अंदर अपनी जो बात है वो कह भी सकती हूँ, और कोई भी ले पर्सन, कोई भी लेमैन उसको तुरंत समझ भी सकता है। सो सबसे पहले जो डायग्राम है ना, वो एक बहुत इजी टू मेक एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कम्युनिकेट हो जाता है, और सामने वाले के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। वाइल एज जो ग्राफ्स की हम लोग बात करते हैं, तो ग्राफ्स के अंदर ना थोड़ा सा टेक्निकली हमको अवेयर होना चाहिए, बिकॉज ग्राफ जो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं या फिर ग्राफ्स जो बनते हैं जनरली, वो एक थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के साथ बनते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ग्राफ बनाना और अपनी बात को सही सही कह पाना, वो थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ्स के अंदर आपको पता है जनरली देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। हम ग्राफ जो है ना वो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं। ग्राफ हम लोग जनरली ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं, और ग्राफ के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्चुअली ये एक्स और वाई के चलते हमारे पास मिलते हैं हमको 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश और इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश। यहाँ पे नेगेटिव की फिगर होती है, एक्स डैश और वाई डैश दोनों के अंदर ही नेगेटिव की फिगर्स होती है, और एक्स और वाई के अंदर पॉजिटिव की फिगर्स होती है। एक्चुअली ये 4 डायमेंशनल ग्राफ, मतलब सॉरी, ये यहाँ पे आपका कैसा हो जाता है, 4 क्वाड्रेंट्स का ग्राफ हो जाता है। तो इसको पहले समझने के लिए कि आपको कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर रखना चाहिए, कौन सा वेरिएबल वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। जनरली हमको पता है, वी आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली कौन सा वेरिएबल रखते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इस थोड़ी सी नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए। अब ग्राफ्स को समझना भी जनरली ये लोग रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं, ये ले पर्सन्स के लिए नहीं होता ग्राफ को समझना। बट दोनों ही ग्राफ्स और डायग्राम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखो, हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज डायग्राम्स, राइट। तो डायग्राम्स हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर और समझेंगे कि कितने टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, आई गेस हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारे डायग्राम्स, ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखा हुआ है, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल के अंदर इस चैप्टर के हिसाब से जानते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, डायग्राम्स ऐसा बोलते हैं जनरली, दिस इज ग्राफ्स। डायग्राम्स जनरली हमको कहा जाता है कि हम लोग बनाते हैं किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
और ग्राफ जनरली हम लोग बनाते हैं किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपको पता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है फ्रीक्वेंसी ही, मतलब रेपिटेशन ही देख रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे ये जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो एक ऐसा है, ये वो डेटा है जो ग्रुप्ड है, ठीक है, ये भी ग्रुप डेटा का पार्ट है, ये भी ग्रुप डेटा का पार्ट है, और अनग्रुप मतलब इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो ये जो ग्रुप डेटा है वो किस तरह से होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर जो आपके पास डेटा है ऑब्जर्वेशन के लिए वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, वो कम होता है। एंड वाइल्स हम जब फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा का वेरिएशन है, जो डेटा है वो थोड़ा सा हेफ्टी होता है, यूज होता है, तो उसको हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में, ये तो हम जानते ही हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो यहाँ पे किस तरह से होता है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स के टेस्ट के अंदर यहाँ पे जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 20 थे, ठीक है, तो आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 10, ठीक है, तो आउट ऑफ 10 के अंदर मार्क्स 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए, 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, लेट्स टेक इट अप टू 5, राइट। तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएगा, यही तो होता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चों के 1 मार्क्स आए, 4 बच्चों के 2 मार्क्स आए, 2 बच्चों के 3 मार्क्स आए, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स आया और 1 स्टूडेंट का 5 मार्क्स आया। सो दिस इज द वे वी रीड दिस डेटा कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए, राइट। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे अगर ये मार्क्स अगर 20 मार्क्स होते, 30 मार्क्स होते, 100 मार्क्स होते, तो मुझे यहाँ पे जो मेरा जो यहाँ पे नंबर्स है वो कितना लंबा मुझे लेना पड़ता। सो उसका मेरे पास एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको चेंज कर दो। कैसे, मैंने एक क्लास बना दी, दिस इज माई क्लास इंटरवल, राइट। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने क्लास इंटरवल ले लिया बेटा। क्लास इंटरवल के अंदर देखो, क्लास इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, मार्क्स मैंने एज ए क्लास इंटरवल ले लिया, और यहाँ पे आ गए मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मतलब फ्रीक्वेंसी का जहां पे नंबर्स रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। देखो यहाँ पे मेरे को अप टू 20 मार्क्स लेते तो मेरे को सिर्फ 5 ही क्लास बनानी पड़ी। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका जो डेटा का विड्थ है, आपका जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसा लेना चाहते हैं। एंड यू नो फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास काफी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एज लाइक दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज, ऐसे इंक्लूसिव सीरीज होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ग्राफिकल वे में करते हैं। ओके, लाइक 2 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स विच इज इन बिटवीन 0 to 5। अब यहाँ पे मेरे को स्पेसिफाई नहीं होगा कि 2 बच्चों के 0 मार्क्स है, 5, बस 0 to 5 के बीच में है। बट द फैक्ट इज कि एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो जिस बच्चे के 5 मार्क्स आए होंगे वो इधर इंक्लूड हुआ होगा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड हुआ होगा। ओके, इस क्लास के अंदर इंक्लूड हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे के 5 मार्क्स आए तो वो इस क्लास में आएगा। So this is 3 students got marks between 5 to 10. It is a range between, right? फिर for example 8 students got marks from 10 to 15, in between 10 to 15, and 2 students got marks in between 15 to 20. It is as easy as that, but generally it is said कि आपको अगर discrete frequency represent करना है, present करना है, तो diagrams के थ्रू आप कर सकते हैं, और continuous frequency के लिए generally we take graph. Okay. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर के अंदर आपको पता लगेगा कि किस तरह से डायग्राम्स और किस तरह से ग्राफ्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास हमारी फोकस करेगी डायग्राम्स, कितने टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं और उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। राइट, लेट्स मूव ऑन। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम डायग्राम्स और ग्राफ्स बनाते क्यों हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहला है, देखो घुमा फिरा के यहाँ पे कहानी कहाँ पे आएगी,
आपको अगर डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर अगर दिखाना है अट्रैक्टिव मैनर एंड टू कंपेयर इजीली, तो ये मतलब 4-5 चीजें जो आपको याद रखनी है। क्या? फॉर ईज, अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन, फॉर कंपैरिजन, फॉर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ये सारी बातें जहां पे आ जाती हैं वही पता लग जाता है कि वहां पे आप डेटा को किस तरह से तुरंत समझ सकते हैं। अब आपको भी पता होगा ना, आपने अपनी बुक्स देखी होगी, बुक्स के अंदर ना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया होगा, उसके अंदर ना देख के ऐसा लगता है कि यार क्या क्या लिखा है, लेकिन वहीं पे सामने उसका एक टेबल बना देते हैं या कोई डायग्राम दे देते हैं। जैसे आपको कोई डिफरेंस बिटवीन याद करना है, तो अगर वो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख के दे दिया है दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना आसान हो जाता है, आपको लर्न जल्दी हो जाता है और तुरंत आप देख के समझ जाते हो हाँ कि दिस में और दिस में नॉट, दिस में नॉट। तो इस तरह से आप कंपेयर करके याद करना आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे ही डायग्राम्स एंड ग्राफ्स ऐसी चीजें हैं जो किसी भी हेफ्टी, या फिर आप हेफ्टी मतलब कि बड़े बड़े डेटा को आप करोड़ों में, अरबों के अंदर, या फिर छोटे मोटे भी किसी भी डेटा को आप अगर बहुत आसानी से सामने वाले को समझाना चाहते हैं कि भाई मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आप फटाफट से एक डायग्राम दिखा दो उसको, तो डायग्राम के अंदर ना वो अपने आप से देख लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस तरह से। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है, इन 2019 to 20 नंबर ऑफ डेज इन विच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन देयर क्लासेस। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे ये कंपेयर करना है, ठीक है, अब मैं पिछले साल से और इस साल से कंपेयर करती हूँ। इज लाइक अगर मेरे को यहाँ पे डेटा कंपेयर करना है ऑफ 2018 एंड 19, 2018 एंड 19, 2019 to 20। अब मुझे यहाँ पे डेटा कंपेयर करना है, तो डेटा कंपेयर करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, वैसे मैं बार डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है किस तरह से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का स्केल मैं अपने हिसाब से ले सकती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले सकती हूँ कि 50 डेज। अब इट डिपेंड्स कि आपका यहाँ पे डेटा आप कितना शो करना चाह रहे हो, तो वो जो आपका यहाँ पे डिफरेंस है, जो स्केल है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सो 50 डेज है, देन 100 डेज है, लेकिन ये जो स्केल के बीच का गैप है ना, वो हमेशा सेम होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 डेज, देन 150 डेज, देन 200 डेज, राइट। तो यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट थे 180 डेज, समथिंग लाइक दैट, ओके, और यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट है आई गेस 80 डेज। मतलब कोई भी बंदा ये ना ग्राफ देख के तुरंत समझ जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम देख के, बार डायग्राम देख के तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट ज्यादा थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट कम थे। सिंपल। तो डेटा को आप जितना अच्छे से, जितना इजीली, मतलब देखते ही समझ लिया, आपको पढ़ने की वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ है, उसका लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर लेबलिंग नहीं किया तो इसको मैं क्या समझूं? अगर मैंने अभी आपके सामने लेबलिंग नहीं किया तो मैं इसको क्या समझूं? सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और उसके अंदर आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, ईयर, राइट, ये लेबलिंग हो गया, ये ईयर हो गए, ठीक है, और मैं यहाँ पे बता रही हूँ एकेडमिक ईयर, राइट, एकेडमिक ईयर। और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे शो करना है, राइट, तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रेजेंट इन स्कूल्स, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे और तुरंत समझ जाओगे कि भाई हाँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात कहने जा रहे हैं, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे जब मैं बात करते हैं कि आपको अगर कोई डायग्राम बनाना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। देखो हमने ये जो डायग्राम बनाया ना उसी के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहला चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम, आप जो डेटा प्रेजेंट करना चाहते हो उसका वो डेटा आप किस तरीके से ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकोगे। अब यहाँ पे तो कंपैरिजन था साल का, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि रेवेन्यू, कोई कंपनी है उसका रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम सीरीज,
अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज तो बेटर है कि ग्राफ के फॉर्म में बना लो, ठीक है। ग्राफ के फॉर्म में कैसे बन जाता है, देखो यहाँ पे ईयर आ गए, यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, एक ही साल है चलो, ठीक है। आपको पता है क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनता है, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू सेल्स, ठीक है, यहाँ पे 5 है, 10 है, ये 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो भी है वो जो स्केल है वो सेम रहना चाहिए, 15, 20, 25, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है आपका रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपको ओवर टाइम पीरियड आपको बताना है कि जो सेल्स है वो किसी कंपनी का कैसा रहा, ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि जब कंपनी स्टार्ट हुई तब तो 0 था, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू इतना बढ़ा, ठीक है, फिर और बढ़ा, नेक्स्ट क्वार्टर तक और बढ़ा, ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा कम हुआ और फोर्थ क्वार्टर में और कम हो गया, व्हाटएवर। इट्स अ ग्राफ लाइक, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप देखते ही पता लगा सकते हो कि जो रेवेन्यू है वो इनिशियली बढ़ा, फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ा, सेकंड क्वार्टर में बढ़ा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में हाईएस्ट कमाने के बाद फिर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कम कम जा रहे हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या डेटा रिप्रेजेंट करना है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि कौन सा टाइप ऑफ डायग्राम, कौन सा ग्राफ आप चूज करना चाहते हैं। उसके बाद है क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेबल, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। अगर आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी है तो आपको वो शो भी क्लियरली करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको रब किया हुआ है, ओवर राइटिंग किया हुआ है, ये सब चीजें नहीं होती। ग्राफ तो बहुत नीट बनना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर और एकदम लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। लेबल के अंदर इवन के ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो सारी चीजें भी आपको प्रेजेंट करनी है। यू कांट टेक इट एज फॉर ग्रांटेड कि अरे ये तो सबको पता ही होता है, नहीं। अब एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है बेटा, उसको तो सब कुछ पता ही होता है, वो एग्जाम ही क्यों ले रहा है फिर, ठीक है। तो आपको ऐसे मान के चलना है कि आपको जो आता है वो सामने वाले को आपको पूरा पूरा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल लिया है, क्या वेरिएबल लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या वेरिएबल लिया है, और ये जो यहाँ पे आपकी फिगर रिप्रेजेंट हो रही है उसका भी स्केल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका स्केल आप किस देंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए, हाँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक रेवेन्यू इन करोड़, तभी तो सामने वाले को पता लगेगा ना कि कितने करोड़, ये करोड़ों में बात हो रही है, हजारों में बात हो रही है, लाखों में बात हो रही है, या 5 रुपए 10 रुपए की बात हो रही है। सो ऑल थिंग लाइक दैट कि आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि ग्राफ देखते ही समझ में आ जाए, और वहां पे आपको जो चीजें हैं वो एकदम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका ग्राफ, ताकि सामने वाले तक आपकी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच जाए। देन स्केल्स एंड मेजर्स, मैंने आपको भी बताया कि जो स्केल्स एंड मेजर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि यहाँ पे आप कितना स्केल लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, लेकिन वो जो है वो इक्वल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टू हाई टू लो, ऐसा ये जो कंपैरेटिव फॉर्मेट के अंदर होते हैं ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो ये जो आपका मेजरेबल फॉर्मेट में नहीं होते, मेजरेबल चीजें नहीं होती, उनको ग्राफ और डायग्राम्स के अंदर प्रेजेंट करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ एरियाज, मतलब सॉरी एक्सिस, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वो सारी चीजें। देन डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये डेटा बता रहे हैं वो डेटा आपने कहां से लिया। आप न्यूज वगैरह देखते होगे तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो डेटा है वो कहां से लिया गया, ठीक है, एज पर WHO रिपोर्ट या फिर एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये ऑथेंटिक है, डेटा आपका रिलायबल है, ऑथेंटिक है, वो कहां से पता लगता है, सोर्स ऑफ डेटा से, ठीक है। ऐसा तो मैं अपने आप से कोई भी डेटा दे सकती हूँ, ठीक है, तो वो नहीं होता। वहां पे ऑथेंटिक जो डेटा है कि भाई हाँ ये किसी एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया डेटा है, तो उसके ऊपर भरोसा करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सोर्स ऑफ डेटा बताना जरूरी होता है कि आपने वो डेटा लिया कहां से। आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। तो डेटा प्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा कहां से लिया है वो आपको देखना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आपने खुद ने कलेक्ट किया वो भी बताइए, अगर आपने सेकेंडरी सोर्स से लिया, किसी और सोर्स से डेटा लेके आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी बताइए, ठीक है। देन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, कि आपने जो डेटा है जैसे ये 5 करोड़ से 10 करोड़ है वो किस तरह से कैलकुलेट किया है, तो एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय द कंपनी, ठीक है। तो एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय द कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर the year 2020
2021। ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। टाइटल, हेडिंग्स, सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियरली आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, हमने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने काफी सारे डायग्राम्स बना रखे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, कहानी आगे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर आता है आपके टाइप्स ऑफ डायग्राम्स कौन से होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के अंदर तो हमने बेटा लगभग सारे टाइप्स के डायग्राम्स प्रीवियस क्लास के अंदर बनाने सीखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस क्लास के अंदर भी थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जानते हैं, ठीक है। आपके इस टॉपिक के अंदर आपको ये जो डायग्राम है वो कैसे बनाने हैं वो तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो आपने प्रीवियस क्लास में किया था, लेकिन बस उसके बारे में आपको यहाँ पे स्लाइटली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कितने टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बोलते हैं पिक्टोग्राम। याद है बचपन में भी हम लोगों ने मैथ्स की क्लास के अंदर देखा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, इस तरह से कुछ भी बना देते हैं, राइट। इस तरह से वो लोग कोई भी यहाँ पे डेटा बना देते थे। तो यहाँ पे ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे स्केल भी लिख देते थे कि एक ये वाली फिगर कितना रिप्रेजेंट करती है 10, फॉर एग्जाम्पल 10%, राइट। 10% को रिप्रेजेंट करती है ये एक फिगर। तो यहाँ पे ये डेटा कितना बोलता है, फॉर ये हो गया 30%, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसे 40%, तो सिंपल है। पिक्टोग्राम मतलब एक पिक्चर के थ्रू आप यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह हम लोग ट्रीज लेते थे कि भाई इस एरिया के अंदर ट्रीज कितने हैं, अलग अलग एरियाज ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ट्रीज है यहाँ पे अलग अलग एरियाज ले लेते थे कि भाई कितने ट्रीज है, कितना जो प्लांटेशन है वो कितना है, किस एरिया के अंदर कितना फॉरेस्ट का एरिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पिक्टोग्राम की मदद से चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेरी इजी। हम लोगों ने ये चीज ना बेटा 3rd 4th क्लास के अंदर ऐसे पिक्टोग्राम्स करके हमको बहुत सारी चीजें मैथ्स के अंदर सिखाने की कोशिश की जाती थी। एंड द वन एंड द सेम थिंग वही चीज है यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राम्स, राइट। देन नेक्स्ट पिक्टोग्राम के बाद आता है स्कैटर डायग्राम्स। स्कैटर डायग्राम्स इस बार के आपके स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है। दिस इज टू शो द कोरिलेशन बिटवीन डेटा, राइट। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि एक डेटा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कितना कोरिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कोविड केसेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। अब ये अलग अलग डेटा है, अब ये डेटा आपस में कितना कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ कोविड केसेस ले लेते हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई भी डेटा आपका किस तरह से जा रहा है, अपवर्ड स्लैंटिंग है, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम अपवर्ड इफ इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से बता रहा है, ये स्कैटर डायग्राम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन नहीं बन रही है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है। एक तो पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा क्या बता रहा है कि ये जितना डेंसिटी जो है ना, ये डॉट्स की डेंसिटी जितना क्लोज होगा उसका मतलब ज्यादा कोरिलेशन है। और ये जो डेंसिटी है अगर छोटा छोटा होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है तो लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डेंसिटी कैसा है इनका, जो डॉट्स है उनका जो डेंसिटी है, जो भी आप डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करोगे उसका डेंसिटी कैसा छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन कम है इनका, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ आपका डायग्राम बनता है कुछ ऐसा, मतलब जो कोई सेंसिटिव बना रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड स्लैंटिंग है, डाउनवर्ड स्लैंटिंग है, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो ये स्कैटर डायग्राम है टू रिप्रेजेंट कि आपका जो दो डेटा आप लेके चल जो आप दो वेरिएबल्स लेके चल रहे हो किसी डेटा के अंदर, उनके बीच का कोरिलेशन कैसा है, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरह से यूज होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आपने प्रीवियस क्लास में नहीं बनाया, इस क्लास के अंदर आप बनाना सीखेंगे इन स्टैटिस्टिक्स, राइट, इन द चैप्टर ऑफ कोरिलेशन। लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे रखी है, किस तरह से बनाना है वो आपके चैप्टर में अभी इंक्लूडेड नहीं है।
नेक्स्ट बोलते हैं लाइन डायग्राम। अभी जो मैंने आपको बता के दिखाया था रेवेन्यू वाला जो डायग्राम था, लाइन डायग्राम्स जब आप यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल दो कंपनी का डेटा आप शो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो गए, लाइन डायग्राम्स हो गए। फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन्स, रिमेंबर हम लोग किस तरह से करते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हम लोग बनाते थे, ये हिस्टोग्राम होता था, हिस्टोग्राम के अंदर हम लोग उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, रिमेंबर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया करते थे, ठीक है। अगर फ्री हैंड से ड्रॉ करो तो फ्रीक्वेंसी कर्व, अगर स्केल से ड्रॉ करो तो स्केल से ज्वाइन करो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये सारी चीजें आपका लाइन डायग्राम्स बनाती है। प्रेजेंटेशन का तरीका है, देयर इज नो स्पेसिफिक वे, आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं दैट इज योर स्पेसिफिक वे। आपको किस तरह से सामने वाले को जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, बस वो आपका चॉइस ऑफ डायग्राम है। और वही चॉइस ऑफ डायग्राम, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं, इस डेटा के लिए यही वाला ग्राफ बनेगा या यही वाला डायग्राम बनेगा। आपको आपके जजमेंट पे होता है, बेस्ट जजमेंट पे होता है कि आप बेस्ट तरीका क्या दे सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का। देन वी हैव सर्कल डायग्राम। यू रिमेंबर सर्कल डायग्राम हमने बनाना सीखा था, क्या करते थे हम लोग सर्कल डायग्राम के अंदर कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल दो अलग अलग फर्म है, उन दोनों अलग अलग फर्म में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा ऐसा, यहाँ पे एक डेटा ऐसा, एक सर्कल ऐसा, एक सर्कल ऐसा, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता था आपका कि एक कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज है, एक कंपनी में कम एम्प्लॉयज है। यहाँ पे आप रेडियस देते थे, रेडियस किसके हिसाब से लेते थे फिर रिमेंबर, तो वो जो डेटा होता था उसके हिसाब से आप रेडियस लेते थे। यहाँ पे जो पूरा सर्कल डायग्राम बनाने के लिए जो पूरा आपका फोकस रहता था कि वो रेडियस निकालना रहता था, किस रेडियस का आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसमें अगर मैं सिर्फ सर्कल देखूं तो मुझे इतना पता लग रहा है कि यहाँ पे कम एम्प्लॉयज है, यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयज है, राइट। तो यहाँ पे एरिया निकाल, आपको ये जो रेडियस है, वो जो डायमीटर है वो निकालने के लिए आपको जो सारा प्रोसीजर था वो करना रहता था। दिस इज योर सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम के अंदर आपका जो डेटा है वो डेटा आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द सर्कल। देन वी हैव बार डायग्राम्स। सो बार डायग्राम्स तो हमारे पास बहुत सारे थे, रिमेंबर बार डायग्राम्स तो हमारे पास काफी सारे थे। कैसे कैसे, सबसे पहला था सिंपल वाला, मैं आपको फटाफट से हिंट दे रही हूँ, ठीक है, हमने ये बहुत डिटेल के अंदर सारे डायग्राम्स किए हुए हैं ऑलरेडी। सिंपल डायग्राम, राइट, ये सिंपल बार डायग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम के बीच का फर्क है, पता है आपको? हिस्टोग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं ना वो अटैच्ड होते हैं, व्हाइल एज बार डायग्राम के अंदर ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो बीच का गैप होता है वो हमेशा सेम होता है, विड्थ हमेशा सेम होती है इनके बीच की, बार डायग्राम के बीच की विड्थ हमेशा सेम होती है। ये जो लेंथ है ना वो प्रोपोर्शनेटली आप जज करते हो। यहाँ पे कोई भी अगर डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोथिंग में है, फिर यहाँ पे एजुकेशन पे है, फिर यहाँ पे फूड पे है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, एजुकेशन, फूड, तो यहाँ पे फूड के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ भी आपने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो विड्थ है बार डायग्राम की वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, बार डायग्राम हो गया। अब बार डायग्राम के अंदर दूसरा ये लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर, सॉरी क्लस्टर, क्लस्टर बार डायग्राम। तो क्लस्टर के अंदर क्या होता है, जहां आप एक ही बेस के ऊपर, ठीक है, एक ही बेस के ऊपर आप अलग अलग वेरिएबल्स बताना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली ए का खर्चा ऑन क्लोथिंग, फैमिली बी का खर्चा ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो ये किस तरह से हो सकता है, देखो मैं इसी के अंदर आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बताते हैं कि क्लस्टर बार डायग्राम्स कैसे बनते हैं। क्लोथिंग के ऊपर ही खर्चा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन दो फैमिलीज है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। आप जो भी विड्थ रखे, जो भी विड्थ रहती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विड्थ सेम होनी चाहिए। फैमिली ए फैमिली बी का क्लोथिंग के ऊपर खर्चा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिमेंबर, तो यहाँ पे मैं ना इसको अलग कलर या फिर अलग डिजाइन कर दूंगी इसके अंदर, ये फैमिली ए का खर्चा, ये फैमिली बी का खर्चा, और यहाँ पे मैं इसका की बना दूंगी,
उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ये जो डिजाइन है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ए को, और ये जो डिजाइन है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली बी को। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्सपेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी उस नंबर्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिक्स के ऊपर ध्यान कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये फैमिली ए, फैमिली बी, फूड के ऊपर खर्चा ज्यादा है दोनों का, राइट। तो ओवरऑल जो खर्चा है वो फैमिली ए का ज्यादा है, ओवरऑल जो खर्चा है वो फैमिली बी का कम है, या फूड के ऊपर फैमिली बी का खर्चा ज्यादा है। वॉट एवर द डेटा इज, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। आपको डेटा नहीं निकाल के लिखना है, आपको जो डेटा दे रखा है उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है, राइट। सो ये आपका क्लस्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही बेस के ऊपर एक ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो अलग अलग वेरिएबल के लिए शो करना है। तो एक क्लस्टर बार डायग्राम हो गया। फिर होता है डिवाइडेड बार डायग्राम। रिमेंबर, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, तो वो सारे। सो डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनते हैं? सिंगल बार डायग्राम के अंदर आप वहां पे डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से? देखो, इसी डेटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है डिवाइडेड बार डायग्राम में? यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने बेस सेम कर दिया। यहाँ पे ले लिया फैमिली ए, यहाँ पे ले लिया मैंने फैमिली बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका खर्चा, टोटल खर्चा इतना है, इस टोटल खर्चे में से क्लोथिंग का इतना है, फूड का इतना है, एजुकेशन का इतना है। और फैमिली बी का मैंने टोटल खर्चा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब विड्थ तो सेम ही होनी चाहिए, सेम विड्थ के अंदर फैमिली बी है, ठीक है। उसका इतना खर्चा है, उसका फूड पे इतना खर्चा है, क्लोथिंग पे इतना खर्चा है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया फूड वाला, ये हो गया क्लोथिंग वाला, ठीक है। फिर ये हो गया आपका एजुकेशन वाला। तो यहाँ पे आपको बस प्रेजेंट कर देना है कि ये जो डिजाइन है अलग अलग क्या शो करते हैं, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, और ये क्या शो करता है। सो इस तरह से आप यहाँ पे ये जो है ये सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, वैसे परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम है। हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिटेल के अंदर किया था कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है, इस जो पूरा टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही पास ऑन करना है। तो यहाँ पे हम लोग उनके जो प्रेजेंटेशन है डेटा को किस तरह से करना है वही बात करनी है हमको। यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर किसी को फिर से वापस से चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये थे हमारे पास बार डायग्राम्स। अच्छा, बार डायग्राम्स बनाते हुए जो आपको चीजों का ध्यान रखना है, मैंने जो भी आपको छोटी छोटी चीजें बताई, स्केल है, मेजर्स है, वो आपको प्रॉपर्ली वहां पे बताना है कि आपने क्या स्केल लिया, क्या मेजर लिया है। जो विड्थ है बार डायग्राम की वो सेम होनी चाहिए, जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनेटली वहां पे एडजस्टेड होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बार डायग्राम बनाते हुए। फिर लास्ट आता है हमारे पास पाई डायग्राम्स। अच्छा, पाई डायग्राम हम लोग जब जनरली कब बनाते हैं? जब एक ही पूरे होल के अंदर, मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको अलग अलग वेरिएबल्स बताने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फैमिली ए है, तो मैंने ले लिया फैमिली ए का खर्चा, तो यहाँ पे मैं उसको ना प्रोपोर्शनेटली इस तरह से एक ही डायग्राम के अंदर डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये फैमिली ए हो गई, ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फूड, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो भी क्लोथिंग वगैरह जो भी खर्चा है, मिसलेनियस जो भी खर्चा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया पाई डायग्राम। लेकिन पाई डायग्राम के अंदर आपका मेन क्या है कि यहाँ पे जो पाई डायग्राम बनता है ना बेटा, वो बनता है स्पेसिफिकली एज ए यूनिवर्सल सेट, कि आपने एक ही फैमिली का ही खर्चा लिया है, तो उसको यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं। किस तरह से आपको पता है? यू टेक अ होल सर्कल एज अ 360 डिग्री, हमको पता है, ठीक है। उसके 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री के अंदर से आप उसको ना डिवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली कैसे होता है, ये आपका कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उनका जो भी खर्चा है निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका टोटल खर्चा, फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर है 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए। अभी 20,000 रुपए के अंदर उसका फूड के ऊपर कितना खर्चा है? लेट्स टेक इट 8,000। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000, मतलब 20,000 के अंदर से, ये 20,000 फुल फिगर है कि 20,000 के खर्चों में से 8,000 ये लोग फूड पे खर्चा करते हैं, तो आउट ऑफ 360 डिग्री के अंदर से उनको कितना डिग्री फूड के अंदर देना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर आपका यहाँ पे डिग्री आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप फैमिली ए के अंदर फैमिली का पूरा खर्चे की बात कर रहे थे, यहाँ पे फूड, क्लोथिंग और जो भी है एजुकेशन के आप अलग अलग निकाल सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पे फैमिली है वैसे आप फैमिली बी के लिए भी कर सकते हो। तो ये जनरली कैसा होता है, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप दो अलग अलग पाई डायग्राम बना लो। अब यहाँ पे सर्कल और पाई डायग्राम दोनों का कंसेप्ट इकट्ठा लग जाएगा। कैसे, देखो फैमिली ए का अगर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, फैमिली ए का जो खर्चा है वो 20,000 है और फैमिली बी का खर्चा जो है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 40,000, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मुझे उसको सिंपल बेस के अंदर कन्वर्ट करना है, अब मैं 20,000 सेंटीमीटर का तो नहीं सर्कल बना सकती ना, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना होगा। तो इट इज द वे कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो 20,000 और 40,000 का जो आपको यहाँ पे बेस क्या सेम दिख रहा है, ये इन 10,000 से, ये इन 10,000 है, ठीक है। तो आपने इसको क्या ले लिया, आप इसको ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आप जो सर्कल बनाओगे वो 2 सेंटीमीटर का होगा, राइट, 2 सेंटीमीटर रेडियस का होगा और यहाँ पे आपका जो सर्कल रहेगा वो 4 सेंटीमीटर का रहेगा। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, या फिर रेडियस आप डायरेक्टली निकाल लो। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रेडियस मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर का, रेडियस 4 सेंटीमीटर का, जस्ट अज्यूम। तो यहाँ पे अब आपने सर्कल का जो पूरा कंसेप्ट था वो लगाने के बाद अब यहाँ पे कंपैरिजन भी हो जाएगा। अब इसके कंपैरिजन क्या, आप इंडिविजुअली उनका पाई डायग्राम बना दो, फूड के लिए खर्चा, इसके लिए खर्चा, उसके लिए खर्चा, जिस हिसाब से आपका जो बनता है, जो भी डेटा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसके अंदर पाई डायग्राम का रूल लगा लो। जो भी उनका वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री, ठीक है। तो उस तरह से आपका अलग अलग डिग्रीज निकल आएगा, डी की हेल्प से आप यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर देंगे और एक की बना देंगे, तो वहां पे फटाफट पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे क्या डेटा कंपेयर या फिर क्या डेटा बताने जा रहे हो। तो यहाँ पे फैमिली ए का खर्चा, अब देख के मेरे को क्या पता लगेगा, फैमिली का खर्चा कम है, फैमिली बी का ज्यादा है, ठीक है। ए का जो खर्चा है उसके अंदर से वो कितना प्रोपोर्शन यहाँ पे स्पेंड करता है, कितना प्रोपोर्शन यहाँ पे स्पेंड करता है, तो वो डेटा मुझे फटाफट से यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा थ्रू डायग्राम्स, राइट। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, और इसके अंदर ये सारे डायग्राम्स हमने नोटिस किए। पाई डायग्राम के अंदर आपको जो मेन बात जो ध्यान में रखनी है कि 360 डिग्रीज के हिसाब से आपको वो जो पूरा एरिया है उसको अलॉकेट करना है, राइट। सो ये आपका पूरा पोर्शन था डायग्राम्स के रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा पढ़ेंगे फॉर ग्राफ्स, राइट। तो ग्राफ्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये पूरे टॉपिक के अंदर से, तो आप मेरे को जस्ट फोन कर दीजिए या एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।